हाँ टूट आ गया है। कल नोट्स भी भेज दिए हैं, अगर किसी को दिक्कत हो तो नोट्स से देख सकता है ट्यूट के लिए। बाकी लोग कहाँ रह गए हैं? अभी एक और क्लास मुझे लेना है 3:50 पे, 3:50 पे अंकित सर का। उनके उनके वहाँ भी कोई एक्सपायर कर गया आज। ये सब यही कोरोना का प्रभाव है बाबू, अब कुछ नहीं है। कई लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से हम भी मर जा रहे हैं। किसी को कोरोना हो जा रहा है। चलो रिवाइज करते हैं कल जो पढ़े थे, ठीक है? तो कल चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, तरलों का प्रवाह। तरलों का प्रवाह, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। मतलब देखो इस चैप्टर में जो तरल थे, जैसे कि द्रव हो गया, गैस हो गया, ये क्या कहेगा? फ्लो करेगा, मतलब बहेगा। तो उसकी क्या फिजिक्स, मतलब क्या क्या गुण होंगे वो पढ़ना है। कैसे बहेगा, क्या मतलब सारे गुण क्या है, और क्या सिद्धांत है, क्या नियम है। कोई भी तरल जब बहता है तो उसी के बारे में पढ़ना है। तो जब तरल फ्लो करने लगता है या बहने लगता है तो उसको हम हाइड्रोडायनेमिक्स या द्रव गति के तहत पढ़ते हैं, और इसका उपयोग करके हम आगे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि कब कोई भी चीज जब फ्लो करता है, यानी देखो रेस्ट है तो हाइड्रोस्टैटिक्स, और जब गति करेगा तो हाइड्रोडायनेमिक्स या हाइड्रोकाइनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स में क्या है? हाइड्रोडायनेमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम सिर्फ सिंपली वेलोसिटी यानी वेग और त्वरण क्या है ये सब पढ़ते हैं। लेकिन हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, जब हाइड्रोकाइनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम जो गति कर रही बॉडी उसके पीछे क्या फोर्स लग रहा है, किस कारण से वो बह रहा मतलब दौड़ रहा है, उसको पढ़ते हैं। तो हमारे चैप्टर में ये सब है नहीं, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स हाइड्रोडायनेमिक्स। तो सिंपली हम हाइड्रोडायनेमिक्स देख ले रहे हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज गति कर रही है तो उसका वेग क्या है, त्वरण है क्या है, कैसे बह रहा है, ये सब देखते हैं। द्रव गतिकी का सिद्धांत, तो देखो द्रव गतिकी 3 सिद्धांतों पे काम करता है। पहला, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब मास जो है, द्रव्यमान है या मात्रा है, वो नष्ट नहीं होगा, उसके सिद्धांत पे। दूसरा है ऊर्जा अविनाशिता के नियम, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। और तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम जितना रहेगा एक बॉडी से दूसरे में ट्रांसफर होगा, नष्ट नहीं होगा। ये कल हम पढ़ चुके हैं, बस रिवाइज जस्ट कर रहे हैं क्योंकि बच्चे कम हैं। अब क्या किया जाए? गतिमान द्रव का बिहेवियर क्या होता है? तो बिहेवियर बताए थे। देखो कोई भी पानी बह रहा है नदी में, तो उसमें क्या होगा कि प्रत्येक जो उसके पानी के एक एक कण होंगे, हर एक कण का अलग अलग वेलोसिटी होगा, अलग अलग डायरेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि सबका डायरेक्शन एक ही तरफ रहेगा और सबका वेलोसिटी एक ही रहेगा। सबका कुछ न कुछ अंतर रहता है, किसी का 0.9 रहेगा तो किसी का 0.10 रहेगा, मतलब हल्का सा बदलता है बहुत। 0.8 0.7 मतलब इतने मत बहुत कम अंतर होता है। किसी का डायरेक्शन साइड की तरफ रहेगा, किसी का डायरेक्शन बीच में रहेगा। और जो द्रव बहते हैं उसके लिए 3 कंपोनेंट उत्तरदायी हैं। पहला विस्कोसिटी, दूसरा प्रेशर डिफरेंस, तीसरा अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट मतलब जब पाइप है तो उसका क्षेत्रफल क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। प्रेशर डिफरेंस दाबांतर, कोई भी चीज या तो देखो ग्रेविटी के कारण बहेगी, नदी में पानी ग्रेविटी के कारण बहता है। ग्रेविटी एक तरफ अगर ढलान है तो उधर ही पानी जाएगी। लेकिन पाइप में क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से बहता है। जैसे कि हम मोटर में मोटर क्या करते हैं, मोटर चालू करते हो क्या करता है, हाई प्रेशर क्रिएट करता है एक साइड, और दूसरे साइड लोड प्रेशर रहता है, तो पानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहता है। तीसरा क्या है, द्रव प्रवाह के समय द्रव पर 2 प्रकार के घर्षण बल, मतलब घर्षण बल 2 तरह के लगते हैं। जब कोई भी द्रव बहता है नदी में या नाले में या पाइप में तो 2 तरह के घर्षण बल लगता है। पहला द्रवों के बीच में, द्रव के कण आपस में फ्रिक्शन लगाते हैं। जैसे कि मानो विस्कोसिटी क्या है, एक तरह का द्रव के अंदर लगने वाला फ्रिक्शन है,
क्या करता है, अपोज करता है। जैसे पानी बह रही है तो उसका अपोज करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। और दूसरा क्या होता है, संपर्क सतह, जैसे कि जो नाले का सतह होगा नीचे, वो भी क्या करेगा, पानी को बहने से रोकेगा, तो वहां भी एक फ्रिक्शन या घर्षण बल लगेगा। ये कल पढ़ चुके थे। प्रवाह रेखाएं, प्रवाह रेखाएं मेनली 3 तरह की होती है। एक पथ रेखा होती है, पाथ लाइन। पाथ लाइन कल फिगर से बताए थे कि कोई भी पानी का एक कण ले लो, वो कैसे बह रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, उसी को, जैसे कि एक आदमी एक जगह से कहीं दूसरी जगह जाता है तो क्या करता है, एक रास्ता पकड़ के जाता है, उसी रास्ते को हम डिनोट करेंगे तो वही क्या होगा, पाथ रेखा होगी। स्ट्रीमलाइन क्या है, स्ट्रीमलाइन एक काल्पनिक रेखा होती है, काल्पनिक रेखा होती है जिसपे हम जब उस स्पर्श रेखा पे कोई टेंजेंट खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं काल्पनिक रेखा पे, तो क्या वो डायरेक्शन बताता कि वो कण किधर जा रहा था। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, एक्चुअल रेखाएं नहीं होती हैं। इसका उपयोग किया जाता है कि बहुत सारे कण, जैसे कि नदी में एक साथ बहुत सारे कण जा रहे हैं, तो उन कणों का एक साथ देखने के लिए कि हर कण का डायरेक्शन किधर है। तो मानो ये जो रेखा है, यहाँ पे ये जो रेखा देख रहे हैं, इस पे मतलब बहुत सारे कण हैं। किसी भी बिंदु पर एक कण ले लेंगे और उस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो पता चल जाएगा उस कण का डायरेक्शन क्या है। तो देखिए यहाँ पे 1 पे, कण नंबर 1 पे, इस पे एक टेंजेंट खींचा गया है, तो u1 डायरेक्शन बता रहा है कि जो कण है इस डायरेक्शन में जा रहा था, u1 में। और 2 पर देखिए तो v2 डायरेक्शन में इधर बता रहा है कि इधर कण जा रहा था। 3 पे देख रहे हैं टेंजेंट, तो इधर बता रहा है। तो जैसे जैसे हम टेंजेंट या स्पर्श रेखा खींचते हैं धारा रेखा या स्ट्रीम लाइन पे, तो बताता कि वो कण किधर जा रहा है, क्योंकि मैं बताया था कि हर कण का डायरेक्शन अलग हो सकता है। इसलिए जब हम धारा रेखा बनाते हैं तो उसपे बहुत सारे कण होते हैं, तो बहुत सारे कणों पे जितना ज्यादा स्पर्श रेखा खींचेंगे उस सबका डायरेक्शन पता चल जाएगा। और मैं कल बताया था कि बहुत सारे धारा रेखा को मिलाकर एक नलिका का फॉर्म दे देते हैं, तो वही क्या हो जाता है, धारा रेखी नली या स्ट्रीम लाइन ट्यूब हो जाता है। ये भी एक काल्पनिक रेखाओं से ही बना होता है। कल यही चल रहा था, अंतर पथ रेखा तथा धारा रेखा में अंतर। कल हम लोग यहीं पे थे कि पाथ लाइंस और स्ट्रीम लाइंस में क्या अंतर होता है। कल हम बता चुके हैं इसमें कि जो पथ रेखा होता है किसी एक कण के लिए होता है। जैसे कि हम एक आदमी, जैसे कि मैं ही हूँ, हाटा से मानो गोरखपुर जा रहे हैं, तो एक रास्ता जो तय करेंगे उसी रास्ते को अगर ट्रेस किया जाए तो जो रास्ता प्राप्त होगा उसी को पथ रेखा कहेंगे, मतलब हमारे द्वारा चला गया पाथ। और धारा रेखा एक काल्पनिक रेखा है, बहुत सारे कणों को मिला के बनाया जाता है, और ऐसे बनाया जाता है कि इस काल्पनिक रेखा पे जहां पे भी टेंजेंट खींचेंगे तो उस कण का डायरेक्शन बता देगा कि वो कण किधर जा रही थी। एक काल्पनिक रेखा होता है, बहुत सारे कणों के लिए होता है। इस सिर्फ पाथ रेखा एक कण के लिए, अनेक कणों के लिए गति को प्रदर्शित करता है। और इसमें पथ रेखा में क्या होता है, ये समय के साथ, जैसे कि हम 10 बजे से चले हाटा से 11 बजे गोरखपुर पहुंचे, तो ये ड्यूरेशन के बीच होता है, 10 से 11 के बीच में कौन कौन सा पाथ कैसे ट्रेस किया। लेकिन धारा रेखा एक समय किसी 10 बजे हम गए और बहुत सारे कणों को मिला के एक धारा रेखा बना दी, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। धारा रेखा पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, 10 बजे के लिए होता है। और ये पथ रेखा क्या होता है, ये 2 समय के अंतर, मतलब 10 बजे से 11 बजे के बीच में कहाँ चले। और तीसरा हम बताए थे कि पथ रेखा होता है एक दूसरे को काट सकता है। पथ रेखा क्या है, एक दूसरे को काट सकता है। और धारा रेखा होता है एक दूसरे को कभी नहीं काट सकता। दो धारा रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। कल हम बताए थे कि काटेगा, अगर कहीं पे भी धारा रेखा एक दूसरे को काट दिया, यहाँ पे देखो दो धारा रेखा, एक मिटा दो, दूसरी धारा रेखा यहाँ खींच दिए, और यहाँ जहाँ काटा हुआ है दोनों, यहाँ पे स्पर्श रेखा क्या होगा, दो स्पर्श रेखा बनेगी।
दोनों स्पर्श रेखा बताई कि इस कण का डायरेक्शन दो तरफ है। मानो स्पर्श रेखा खींचते हैं, लाइन A1 हो गया, ये लाइन 2 हो गया, स्पर्श रेखा दोनों पे खींचेंगे तो दोनों का स्पर्श रेखा उसी कण का अलग अलग होगा, तो दो डायरेक्शन बताएगा। तो मैं कल बताया था कि एक ही कण के दो डायरेक्शन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि एक समय में आप पूरब भी जा रहे हो, पश्चिम भी जा रहे हैं, उत्तर जा रहे हो, दक्षिण जा रहे हो, आप एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो इसलिए स्पर्श रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती। अगर काटेगी तो वहां कण के दो डायरेक्शन हो जाएंगे। और जो आपका पथ रेखा होता है वो जैसे जैसे चलता है वही सेम डायरेक्शन बताता है। जैसे कि अगर पथ रेखा पूरब की तरफ जा रहा है तो पूरब की तरह ही कण जा रहा है, लेकिन स्पर्श धारा रेखा जो स्ट्रीम लाइन होती है, स्ट्रीम लाइन जिधर जाती है उधर कण का डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन उसके टेंजेंट पे होता है। मतलब जो आपका धारा रेखा उस पर टेंजेंट जब खींचते हैं तो डायरेक्शन बताता है, लेकिन पथ रेखा जिधर जाता है वही डायरेक्शन होता है, यही अंतर है। इसको एक बार आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर बता देंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। इस यहाँ तक कल हो चुका था, बच्चे ज्वाइन कर रहे थे इसलिए हम सोचे एक बार रिवाइज कर दें। किसी को कोई डाउट है? देखिए अब तंतु रेखा ये लास्ट लाइन है, मतलब लास्ट रेखा है तंतु रेखा या फिलामेंट लाइन या स्ट्रीक लाइन। इसको तंतु रेखा भी कहते हैं, फिलामेंट लाइन भी कहते हैं और स्ट्रीक लाइन भी कहते हैं। इसको कुछ भी कह सकते हैं, तीन चीज है। तंतु रेखा कहो, फिलामेंट लाइन कहो, स्ट्रीक लाइन कहो। यह क्या होता है इसको समझने के लिए मैं एक आगे की फिगर है उसको उससे समझते हैं। देखिए ये तंतु रेखा है। तंतु रेखा देखिए यहाँ पे है, एक तंतु रेखा बना है ये ग्रीन जो नीले रंग का है, और एक तंतु रेखा यहाँ भी नीले रंग का है। इसी लाइन, ठीक है। तो देखिए समझो चिमनी है, चिमनी जो धुआं निकालता हो। जैसे कि आप चिमनी के ऊपर से, या आपका साइलेंसर होता है जो बाइक का, जिधर से धुआं निकलता है वही समझ लो। तो क्या यहाँ से धुआं निकलना चालू हुआ तो 10 बजे से 10 बजे कोई कण निकला, मान के चलो 3 कण है धुएं में, 3 कण है, तीनों कण क्या है 10 बजे निकले और 11 बजे अलग अलग जगह पे पहुंच गए। देखिए 3 कण है, 10 बजे यहाँ से क्या है कण निकले 3 कण, तीनों कण 11 बजे तक कहीं कहीं पहुंच गए। मानो देखो यहाँ पे 10 बजे से निकले 3 कण, और 11 बजे एक कण यहाँ पहुंच गया, दूसरा कण यहाँ पहुंच गया, तीसरा कण यहाँ पहुंच गया। तो तीनों कणों को जो मिलाएंगे यहाँ से, जहां से कण निकला था वहां से ऐसे मिलाते हुए एक रेखा बनाएंगे उन कणों को, जो 10 बजे निकले थे और 11 बजे एक जगह पहुंच गए। तो जो लाइन बनेगी उसी को तंतु रेखा स्ट्रीम लाइन कहते हैं। फिर आपका मानो कि 10 बजे से फिर 12 बजे यहाँ पे पहुंच जाएंगे तीनों, तो उन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे जहां से धुआं निकला था। तो जो लाइन मिलती है उसी को क्या कहते हैं, स्ट्रीक लाइन कह देते हैं। यहाँ पे देखिए आपका पथ रेखा, पहले कण का पथ रेखा ए है, दूसरे कण का पथ रेखा ए है, तीसरे कण का पथ रेखा ए है। मतलब जहां से धुआं निकल रहा है वहां से 3 कण निकल रहे हैं, या कोई 3 कण निकल रहे हैं, तीनों कण के पाथ रेखा जहां जहां जा रहा है उसका पाथ रेखा दिख रहा है आपको। तो जैसे जैसे कण जाएगा वैसे वैसे पाथ लाइन आपको दिखेगी। तो ये आपका क्या पाथ लाइन है तीनों कण का, और 10 बजे से तीनों निकले थे और 11 बजे जहां जहां पहुंचेंगे उनको मिला दो यहां से इसी लाइन से।
10 बजे निकला जहां से, और 11 बजे कहाँ पहुंचा, तीनों कड़ों को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे, वही होगा आपकी तंतु रेखा या स्ट्रीक लाइन। अब 12 बजे वही कड़ कहाँ पहुंचा, फिर उसको खींच दो मिलाते हुए स्टार्टिंग से, तो आपका स्ट्रीक लाइन 4 मतलब हो जाएगा। तो यही स्ट्रीक लाइन होता है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? बारिश हो रही है बहुत तेज। बारिश आ रही है थोड़ा सा। चलो इसीलिए तो थोड़ा, चलो एक बार रिवाइज कर देंगे, कल कहोगे तो अगर नहीं समझ आएगा तो। अब पढ़ना तो पड़ेगा बाबू, अब थोड़ा सा पढ़ लो, इसके बाद सो जाना। ठीक है। अब देखो, इन जो भी रेखाएं थी वो खत्म हो गई। मेनली 3 प्रकार की रेखाएं होती है। पहला आपका हम बताए थे पथ रेखा या पाथ लाइन, दूसरा स्ट्रीम लाइन, तीसरा स्ट्रीक लाइन। तीनों रेखाएं खत्म हो गई। अब हमें पढ़ना है द्रव, द्रव जो होता है, द्रव या लिक्विड, वो किस प्रकार से बहता कैसे है। मतलब बहने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो एकदम आराम से एक ही लेयर में बहता चला जाए, और एक ऐसा हो सकता है कि मतलब वो अपना डायरेक्शन चेंज करते हुए बहुत तेजी से दौड़ते हुए चला जाए। तो यही हम इसमें देखेंगे कि द्रव कैसे बहता है। तो द्रव बहने के आधार पे आपके 4 प्रकार से हम पढ़ सकते हैं, 4 नहीं 5 प्रकार से, कि द्रव कैसे बहता है। पहला होता है अपरिवर्ती तथा परिवर्ती प्रवाह। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टडी या अनस्टडी फ्लो। इसको हम आगे समझेंगे। दूसरा होता है समान तथा असमान प्रवाह। समान मतलब एक समान गति से, मतलब एक पाइप है तो पूरे पाइप में एक ही समान गति है, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड अगर गति है स्टार्टिंग में, तो अंत में भी 10 मीटर पर सेकेंड है। असमान मतलब पूरे पाइप में अलग अलग गति जा रही है पानी की। एक होता है तीसरा तीसरा प्रकार है अस्तरीय या विक्षुब्ध प्रवाह। अस्तरीय मतलब लैमिनर कहते हैं इंग्लिश में, अब विक्षुब्ध को कहते हैं इंग्लिश में टर्बुलेंस। इसको भी हम फिगर से समझेंगे अच्छे से। चौथा प्रकार होता है घूर्णी तथा अघूर्णी। घूर्णी का मतलब होता है कि वो नाच रहा है कि नहीं नाच रहा है। घूर्णी मतलब क्या होता है, रोटेशनल। रोटेशनल मतलब नाच रहा है कि नहीं नाच रहा अपने अक्ष पर। अघूर्णी मतलब अपने अक्ष पे नहीं नाचेगा। एक होता है संपीड़ित तथा असंपीड़ित प्रवाह। संपीड़ित प्रभाव वो होता है जिसमें हवा होती है। हवा क्या है, संपीडिबल होता है, कंप्रेसिबल होता है। और एक असंपीड़ित होता है यानी इनकम्प्रेसिबल, जैसे पानी। पानी जब पाइप में बहता है तो इनकम्प्रेसिबल होता है, दबता नहीं है। लेकिन हवा जब पाइप में बहता है तो क्या है, कंप्रेसिबल होता है। अब एक एक करके इसको पढ़ते हैं। तो पहला है अपरिवर्ती या परिवर्ती प्रभाव, यानी स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, अपरिवर्ती प्रभाव। तो देखिए फिगर से समझेंगे इसको एक एक करके अच्छे से। फिगर अगर समझ जाओगे तो समझ आ जाएगा, अगर फिगर से नहीं समझ आएगा तो फिर थोड़ा सा बहुत इजी है। इसको समझने के लिए क्या है, एक कोई पाइप है, ये आपको पाइप के आकार का दिख रहा होगा ऐसे। एक पाइप है, ये पाइप, और पाइप बहुत लंबा होता है। तो कोई एक जगह जहां पे मान लो एक पूरा पाइप का एक क्रॉस सेक्शन ये है, वन 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 एक क्रॉस सेक्शन ले लिए। यहाँ पर हम देखेंगे कि वेलोसिटी बदल रही है कि नहीं बदल रही है। तो देखिए पाइप है, पाइप बहुत लंबा होगा। उस पाइप में कोई एक जगह या एक क्रॉस सेक्शन ले लिए, मतलब जहां पे जोड़ होगा वहीं मान लो कि एक जगह ले लिए जोड़।
वहां पे देखेंगे वेलोसिटी क्या है, घट रही है कि बढ़ रही है समय के साथ। तो उसके लिए देखो वेलोसिटी नापने का काम करता है पिटोट ट्यूब। जब पाइप में कोई भी द्रव बहता है उसकी वेलोसिटी नापते हैं पिटोट ट्यूब से। तो पिटोट ट्यूब लिए, मान लो कि प्रियांशु सुबह 10 बजे उठा और अपने घर के पास जो पाइप है अपने घर के सामने चला गया क्या करने, सोचा कि आज नापते हैं इस जो पाइप है उसमें द्रव बह रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है। तो 10 बजे उठा और गया और देखा कि 10 बजे नापा तो 5 मीटर पर सेकेंड आया। यहाँ पे देखिए 10 बजे 5 मीटर पर सेकेंड, यानी सुबह 10 बजे नापा तब भी 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आई। फिर 11 बजे उठा फिर गया वेलोसिटी नापा फिर वही आया 5 मीटर पर सेकेंड। फिर 12 बजे गया फिर नापा तो 5 मीटर पर सेकेंड। कहाँ पे, एक ही जगह नापा, इस 1-1 क्रॉस सेक्शन पे। यहाँ पे पिटोट ट्यूब लगाया, बताएंगे कि आगे पिटोट ट्यूब से कैसे वेलोसिटी नापते हैं। फिलहाल हम ये बोल रहे हैं कि पिटोट ट्यूब ले गए, 10 बजे नापे तो वही वेलोसिटी आई, 11 बजे नापे तो वही वेलोसिटी आई, 12 बजे नापे तो वही वेलोसिटी आई। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट या क्रॉस सेक्शन पे, यानी किसी एक जगह पे, किसी एक जगह पे ही नाप रहे हैं, अलग अलग जगह पे नहीं नाप रहे हैं। तो देखो जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी समय के साथ, यानी समय तो बढ़ रहा है, 10 बजे भी नापे तो वही है, 11 बजे भी नापे तो वही है, 12 बजे भी नापे तो वही है, यानी समय के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है। सॉरी समय के साथ वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी क्या है, वो स्टडी फ्लो रहता है। स्टडी फ्लो मतलब आपका अपरिवर्ती, मतलब वेलोसिटी अपरिवर्तित, मतलब देखो यहाँ वेलोसिटी परिवर्तित हो रहा है, नहीं हो रहा है। वेलोसिटी क्या है, अपरिवर्तित। समय के साथ वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी अपरिवर्तित है। तो इसी को कहते हैं अपरिवर्तित प्रवाह, यानी जो समय के साथ ना बदले। अगर यही समय के साथ बदल जाएगा तो उसको कहेंगे परिवर्तित प्रवाह। मानो प्रियांशु गया, इसके घर के सामने जो पाइप है उसमें क्या करने लगा, पिटोट ट्यूब लिया और वेलोसिटी नापने लगा। यहाँ पिटोट ट्यूब लगाया पाइप में और वेलोसिटी नापने लगा। 10 बजे नापा तो 5 मीटर, 11 बजे नापा तो 10 मीटर आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। 12 बजे नाप रहा है तो कुछ और आ रहा है, 15 आ गया। तो देखो ये समय के साथ परिवर्तित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब समय के साथ चीजें परिवर्तित होती हैं तो उसे कहते हैं परिवर्तित प्रभाव या अनस्टडी फ्लो। देखिए इसमें एक होता है अपरिवर्तित यानी स्टडी फ्लो। स्टडी मतलब समय के साथ वेलोसिटी नहीं बदलेगी, कहाँ, किसी एक बिंदु या किसी एक क्रॉस सेक्शन पे। और जब समय के साथ बदलेगी तो उसको क्या कहेंगे, परिवर्ती प्रभाव। समझ आया प्रियांशु? देखो जब समय के साथ बदलेगी तो परिवर्ती, समय के साथ नहीं बदल रही है तो अपरिवर्ती। सिंपल सा चीजें है कि नहीं है। और कहाँ पे, किसी एक पॉइंट या किसी एक क्रॉस सेक्शन पे। हम अलग अलग नहीं नाप रहे हैं, पाइप में एक ही जगह नाप रहे हैं। अगर पाइप में एक जगह बदलेगा वेलोसिटी समय के साथ तो परिवर्ती है, नहीं बदला तो अपरिवर्ती। और जब देखो अपरिवर्ती होता है तो एक फार्मूला निकलता है, यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे वेलोसिटी dv, v होता है वेलोसिटी और t होता है समय, यानी dv/dt। यानी वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी सेम है तो क्या होगा, dv जीरो हो जाएगा, यानी चेंज इन वेलोसिटी। वेग में परिवर्तन जीरो होगा कि नहीं होगा जब वेलोसिटी नहीं बदलेगी। तो स्टेडी फ्लो के लिए होता है dv/del बराबर जीरो, या del ρ/del t/0, मतलब वेलोसिटी में परिवर्तन जीरो हो जाएगा समय के साथ, यानी del v/del t जीरो,
डेल रो अपॉन डेल टी अपॉन 0, मतलब कोई भी डेल पी, मतलब चेंज इन दाब, वो भी 0 हो जाएगा समय के साथ डेल टी। मतलब इसमें कोई भी परिवर्तन 0 के बराबर होगा। अगर अनस्टेडी रहेगा तो 0 के बराबर नहीं रहेगा। अच्छा ये बताओ, वेलोसिटी शुरू में भी v1 आपका 5 मीटर पर सेकेंड है और v2 भी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या इन दोनों में कोई अंतर है? नहीं अंतर है, तो इसलिए dv अपॉन dt समय के साथ 0 हो जाता है। हाँ, एक ही जगह। जब भी हम स्टडी या अनस्टडी देखते हैं तो किसी एक पॉइंट पे या किसी एक पाइप के एक क्रॉस सेक्शन पे देखते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे आगे यूनिफॉर्म, जब पूरे पाइप को लेंगे यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म पढ़ रहे हैं, उसके बस इसके बाद ही आ रहा है, समझोगे अभी। ये आपका स्टडी अनस्टडी हो गया। इसको एक बार समझने के लिए, अगर समझने के लिए कैसे समझेंगे कि रियल लाइफ में कैसे होता है, तो देखो जब टोटी खोलते हैं ना, टोटी जब खोलते हैं तो देखते हो पानी की मात्रा बदलती रहती है। शुरू में बहुत कम पानी निकलेगा, जैसे जैसे खुलता जाएगा पानी की मात्रा बढ़ती जाती है। तो ये अनस्टडी होता है, मतलब एक समान नहीं दे रहा है। एक समान है उसमें नहीं है, एक बार कम दे रहा है, एक बार ज्यादा दे रहा है, एक बार मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो देखो ये फिगर बना हुआ है यहाँ पे, ये वेलोसिटी है और ये है टाइम के साथ, यानी एक्स एक्सिस है उसमें टाइम है और वाई एक्सिस पे क्या है? वेलोसिटी है। ठीक है, तो देखिए जैसे वाल्व नहीं खुला तो वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी पानी की, क्योंकि वाल्व खुला है, पानी निकलेगा नहीं। जैसे जैसे वाल्व खोलेंगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो देखिए जैसे जैसे वाल्व खुल रहा है इधर समय के साथ, पानी की वेलोसिटी धीरे धीरे देखो बढ़ती जा रही कि नहीं जा रही? बढ़ती। तो वाई एक्सिस पे वेलोसिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे देखो क्या है, वेलोसिटी 0 से कुछ आ गया, 0 से धीरे धीरे बढ़ रहा, तो क्या होगा? परिवर्ती होगा, यानी वेलोसिटी परिवर्तित हो रही है, यानी अनस्टेडी होगा। अब जब पूरा वाल्व खुल गया, जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा वाल्व खुल जाएगा, इसको इरेज करके बताते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम आएंगे, जहाँ पे हम डॉट दिखा रहे हैं, वहां पे वाल्व पूरा खुल चुका है। यहाँ देखो दिखा है वाल्व खोलते समय, वाल्व खुल गया। अब वाल्व खुलने के बाद मतलब पूरा टोटी खोल दिए, टोटी खोलने के बाद एक समान मतलब द्रव निकलता है एक ही कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसके बाद जब पानी निकलेगा वो अपरिवर्तित रहेगा, यानी स्टडी फ्लो रहेगा। यानी जब टोटी खोलते हैं, टोटी खोलेंगे, खोलते समय अनस्टडी रहेगा, यानी परिवर्तित रहेगा। और जब टोटी खोल दिए, पूरा खुल गया, पानी बाल्टी में गिर रही है, उस समय अपरिवर्तित रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, यानी वेलोसिटी समय के साथ नहीं बदलेगी। टोटी मानो अगर पूरा खोल दिए 10 बजे, 11 बजे समझ आ रहा है? अब देखिए स्टडी में जब अपरिवर्तित था तो वहां पे क्या था? वेलोसिटी शुरू में भी सेम था और बाद में भी सेम था। लेकिन अनस्टडी जहां पे मतलब परिवर्तित हो रहा है वेलोसिटी, तो शुरू में मानो 0 है। जैसे टोटी खोलने गए, टोटी खोल रहे हैं तो वेलोसिटी 0 है, टोटी जब खुल गया तो वेलोसिटी 5 हो गया। तो क्या वेलोसिटी में अंतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वेग में अंतर होगा कि नहीं होगा? वेग में अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी v2 माइनस v1 करेंगे, तो क्या आएगा? 5 माइनस 0 5 आएगा। यानी यहाँ पे वेलोसिटी में परिवर्तन समय के साथ 0 नहीं होगा, यानी कुछ वैल्यू होगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
डेल v अपॉन डेल टी, एक्स वाई जेड मतलब कोई भी क्रॉस सेक्शन है एक्स वाई जेड, या कोई एक पॉइंट है एक्स वाई जेड, वहां पे वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, परिवर्तन। क्योंकि परिवर्तन मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम वाला वेलोसिटी ज्यादा है, प्रारंभिक वाला जीरो है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी वेलोसिटी परिवर्तन की, 5 आएगी, यहाँ पे जीरो नहीं होगा। तो वही लिखा हुआ डेल वी अपान डेल टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे डेल पी अपान डेल टी इज नॉट इक्वल टू, मतलब प्रेशर परिवर्तन भी जीरो के बराबर नहीं होगा, यानी प्रेशर शुरू में कुछ और होगा, अंत में कुछ और हो जाएगा। और मतलब हर चीज यहाँ पे बदलेगी अनस्टडी में, यानी परिवर्ती जहां होगा वहां पे हर चीज बदलेगी समय के साथ, और अपरिवर्ती में समय के साथ सब कुछ जीरो हो जाएगा, मतलब परिवर्तन जीरो हो जाएगा। अब हमारा दूसरा प्रकार आ गया। दूसरा प्रकार क्या है, समान तथा असमान प्रवाह। समान को इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म, असमान को नॉन यूनिफॉर्म। तो देखो ये हम पूरे पाइप की बात करेंगे, ऐसा नहीं कि बस एक जगह की बात करेंगे। यहाँ पे आ जाता है कि हम पूरे पाइप की, इसको समझने के लिए एक फिगर है, इसमें भी एक फिगर है, इसको देख लो। यहाँ पाइप है, पाइप मान लो पूरा पाइप एक ही मोटाई का है, तो वहां पे जब पानी जाएगी स्टार्ट, यहाँ से पाइप में पानी प्रवेश करेगी यहाँ से, फिर यहाँ से निकल जाएगी, तो इसमें वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहता है हर जगह, इसको हम दूसरे फिगर से समझते हैं, इससे नहीं समझ आएगा। इससे समझते हैं। तो देखिए कोई पाइप है, बहुत लंबा पाइप है, और इसमें हम एक एक जगह नहीं नाप रहे हैं वेलोसिटी, अब 5 जगह 4 जगह मापेंगे। देखिए वहां पे जब हम स्टडी या अनस्टडी पढ़ रहे हैं तो वेलोसिटी एक जगह माप रहे थे, और यहाँ पे क्या करेंगे, वेलोसिटी 4 जगह नापेंगे। देखिए यहाँ पे 4 लाइन बना हुआ है, ये कोई आपकी पाइप है जो दिख रही है, और इसमें 4 जगह बना हुआ है। इन चारों जगह वेलोसिटी क्या करेंगे, मापेंगे। तो सबसे पहले अब प्रियांशु फिर उठेगा 10 बजे, और इस बार एक जगह नहीं नापेगा, 4 जगह नापेगा। प्रियांशु 10 बजे उठा और देखा पहले जगह, पहले पॉइंट पे वेलोसिटी 7 है, दूसरे पॉइंट पे भी वेलोसिटी 7 है, और तीसरे पॉइंट पे भी वेलोसिटी 7 है, और चौथे पॉइंट पे भी वेलोसिटी 7 है। यानी 10 बजे नाप रहा है वेलोसिटी पूरे पाइप में, जहां से शुरू हुआ है जहां लास्ट हो रहा है, वेलोसिटी हर जगह बराबर, मतलब एक ही 7 7 7 7 है, मतलब एक ही बराबर है। तो इस प्रकार की जो द्रव, उस पाइप में जो द्रव बह रहा है उसको कहेंगे समान प्रवाह, मतलब एक समान वेलोसिटी है। फिर 11 बजे गया, 11 बजे भी देख रहा है कि 10 10 10 10, मतलब पूरे पाइप में वेलोसिटी समान है, 10 10 10 10, यानी यहाँ पे भी पूरे पाइप में वेलोसिटी समान है, तो इसको भी कहेंगे यूनिफॉर्म या समान प्रवाह। फिर 12 बजे गया प्रियांशु, देखा कि इस समय भी वेलोसिटी समान है, 12 12 12 पूरे चारों जगह, पूरे पाइप में हर जगह, तो इसको कहेंगे समान प्रवाह। लेकिन अगर प्रियांशु गया और देखा कि वेलोसिटी पहले पॉइंट पे तो 10 है, या नहीं, देखो यहाँ पे 10 बजे प्रियांशु उठा, देखा पहले पॉइंट पे 7 है, दूसरे पॉइंट पे 8 हो गया, अगर यहाँ 8 हो जाए, तीसरे पॉइंट पे 9 हो गया, चौथे पॉइंट पे 10 11 कुछ भी हो जाए, अगर पाइप में हर जगह बिंदु 1 पे कुछ और है, बिंदु 2 पे कुछ और है वेलोसिटी, बिंदु 3 पे वेलोसिटी कुछ और है, बिंदु 4 पे वेलोसिटी कुछ और है, यानी पूरे पाइप में वेलोसिटी अलग अलग है, कहीं कम है कहीं बेसी है, तो इसको कहेंगे असमान प्रवाह। मतलब उसमें जो तरल बह रहा है उसकी वेलोसिटी समान नहीं है, असमान है।
तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है, अगर पूरे पाइप में सेम वेलोसिटी से कोई भी चीज बह रही है, कोई भी एक समय 10 बजे नाप लो या 11 बजे नाप लो, कभी भी नापो, अगर पूरे पाइप में वेलोसिटी एक ही बराबर है तो उसको क्या कहेंगे? समान प्रवाह। अगर वेलोसिटी अलग है, बिंदु 1 पर कुछ और है, बिंदु 2 पर कुछ और है, बिंदु 3 पे कुछ और है, तो उसको असमान प्रवाह कहेंगे। जनरली क्या होता है, जैसे अगर पाइप का डायमीटर यानी व्यास एक ही समान है, जैसे कि यहाँ पे देखो पहले फिगर में क्या है, यहाँ पे पाइप का एक ही बराबर पाइप है, मतलब स्टार्टिंग में भी जितना मोटा उतना ही लास्ट में मोटा है, तो इसमें क्या होगा, वेलोसिटी हर बिंदु पे समान होगी। यानी अगर डायमीटर पूरे पाइप का सेम है तो समान प्रवाह या यूनिफॉर्म फ्लो होगा। अब नीचे वाले फिगर में देखिए, इस वाले फिगर में क्या है, इस वाले फिगर में नहीं, इसमें तो यूनिफॉर्म होगा क्योंकि डायमीटर एक ही बराबर है दोनों साइड, तो बिंदु 1 पे जितना वेलोसिटी होगा उतना ही बिंदु 2 पर होगा। लेकिन इसके बगल में जो ये फिगर है, ये वाला लास्ट वाला फिगर, इसमें क्या है, पाइप तिरछा है, ऐसे है, शुरू में मोटा है, लास्ट में पतला होता जा रहा है। जैसे कि नोजल होता है, नोजल पढ़े थे ना पिछली क्लास में, नोजल क्या है, शुरू में पतला मोटा होता था और लास्ट में पतला हो जाता था, मतलब एक समान चौड़ाई का नहीं होता था। यानी इसका डायमीटर यानी व्यास बदल रहा है पाइप का। तो इसमें क्या होगा, शुरू में वेलोसिटी कुछ और होगी और लास्ट में वेलोसिटी बदल जाएगी। यानी बिंदु 1 पे देखेंगे यहाँ पे, तो वेलोसिटी मान लो अगर 5 है, तो जैसे ही इधर जाएगी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। नोजल में पढ़े थे, जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन घटता जाता है वैसे वैसे क्या होती है,